चेतन उस उठ रहे धुएं की ओर एकटक देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां खूनी वधू ही है या उसका भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं था। तभी उसे अपनी दाहिनी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ, तो वो जैसे ही पलटा, सामने खूनी वधू खड़ी थी। चेतन ने आश्चर्य से कहा, चित्रलेखा, तुम? चेतन के सामने खूनी वधू खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक तरह का खौफ था जिसे चेतन समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर से कहा, चित्रलेखा, क्या हुआ? तेज चलती हवा से चेतन को सामने देखने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन अपने हाथों से हवा को रोकने की कोशिश करता चेतन खूनी वधू से सवाल कर रहा था। तभी खूनी वधू ने अपने हाथ को चेतन के सामने किया तो चेतन ने हैरानी से उसके हाथों को देखा और सवालिया नजरों से खूनी वधू की तरफ देखा। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब भी अपना हाथ उसके सामने रखा था। चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गौर से उसके हाथों की ओर देखा तो वो चौंक पड़ा। हल्की रोशनी में उसे साफ साफ तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कलाई पर कुछ निशान जैसा बना हुआ था। चेतन उस निशान को ठीक से देखने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन अगले ही पल खूनी वधू वहां से गायब हो गई। खूनी वधू के गायब होते ही वहां सब कुछ पल भर में शांत हो गया, जैसे तूफान कभी आया ही ना हो। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एक पल को चेतन को लगा जैसे उसने कोई सपना देखा हो, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। चेतन वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर खूनी वधू ने उसे अपना हाथ क्यों दिखाया था। अगले ही पल उसने चौंकते हुए कहा, क्या चित्रलेखा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? उसकी कलाई पर कुछ तो था जो वो मुझे दिखा रही थी। एक मिनट, क्या उसकी कलाई पर फूल का निशान बना था? रात की रानी का फूल? अरे हाँ, वो रात की रानी के फूल का ही निशान था। चेतन को जैसे ये बात समझ आई, वो वीर सिंह के घर की ओर भागा तो सामने से आते हुए वीर सिंह से टकराते टकराते बचा। वीर सिंह ने कहा, कहां भागे जा रहे हो भाई? चेतन ने हड़बड़ाहट में कहा, चित्रलेखा आई थी, मेरा मतलब खूनी वधू, और तुम्हें पता है उसने मुझे क्या दिखाया? वीर सिंह ने उत्सुकता में झट से पूछा, क्या दिखाया? चेतन ने कहा, उसके हाथ पर रात की रानी के फूल का टैटू बना हुआ था। चेतन की बात सुनकर वीर सिंह ने सोचते हुए कहा, टैटू मतलब चित्र? इसका मतलब खूनी वधू तुम्हें कुछ बताना चाहती है? हो ना हो इन सब से रात की रानी का कोई तो बहुत बड़ा संबंध है। इस घटना के बाद चेतन सोने तो चला गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात उसकी करवट बदलते हुए ही गुजर गई। अगली सुबह चेतन बिना किसी को कुछ बोले घर से निकल चुका था। दिन चढ़ते चढ़ते वो एक बार फिर से फूलपुर गांव के बाहर वाले उस मंदिर के पास उसकी रहस्यमयी बाबा के बारे में जानने के लिए पहुंच चुका था। चेतन वहां पहुंचा तो उसने बाहर से ही झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। भीतर सन्नाटा था और उस खुले फील्ड जैसी जगह में मंदिर के आसपास भी उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद से कहा, बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे, अंदर जाकर देखता हूं, कुछ ना कुछ तो पता जरूर चल ही जाएगा कि आखिर इस बाबा का राज क्या है। सोचते हुए चेतन भीतर आया और उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया जहां बाबा ध्यान लगाकर बैठा करते थे। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। तभी अचानक उसकी नजर पेड़ के चारों ओर बने उस चबूतरे पर गई तो वो हैरान रह गया। वहां ढेर सारी काली चींटियां थी। इस तरह से वहां एक साथ इतनी काली चींटियों को देख चेतन हैरान ही हो रहा था कि उसकी नजर पेड़ के आसपास बिखरे रात की रानी के फूलों पर गई तो वो चौंक पड़ा और बोला, ये रात की रानी के फूल यहाँ इतने सारे, पर कैसे? ये पेड़ तो पीपल का है, फिर ये यहाँ कैसे आए? चेतन ने हर तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी रात की रानी का कोई भी पौधा या पेड़ नजर नहीं आया। उसने सोचते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, कैसे पॉसिबल है ये? पहले चित्रलेखा किताब पर बने उस बॉक्स पर रात की रानी के फूल का डिजाइन, फिर वो पहेली, उसके बाद वीर सिंह के घर के बाहर अचानक ही खुद ब खुद रात की रानी के पौधों का उगाना और फूलों का खिल जाना, और फिर चित्रलेखा का अपनी कलाई पर इसी फूल की आकृति को दिखाना, और अब यहाँ इस तरह से इन फूलों का होना। कुछ ना कुछ तो है,
ये सब कुछ इस फूल से जुड़ा है, लेकिन क्या और कैसे? चेतन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूरी पर किसी के गुजरने का एहसास हुआ। तो उसने मुड़कर देखा, कोई औरत साड़ी पहने आंचल से अपने चेहरे को छुपाते हुए वहां से तेज कदमों से निकल रही थी। लेकिन चेतन की नजर उस पर पड़ चुकी थी। वो भागता हुआ गया और उस औरत का रास्ता रोकते हुए खड़ा हो गया और पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है अर्पणा? चेतन के सामने छिपती हुई वो औरत अर्पणा थी, जिसे चेतन ने पकड़ लिया था और अब उसके चेहरे पर घबराहट भी साफ दिखाई दे रही थी। अर्पणा ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो चेतन, मैं यहाँ ऐसे ही बस वो मंदिर आई थी। मैं यहाँ आती रहती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी तो बस पूजा करने आई थी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेतन ने शक भरी नजरों से अर्पणा को देखा और सोचने लगा कि अगर ये मंदिर आई है तो इसके हाथ में पूजा की थाली क्यों नहीं है? लेकिन फिर से अर्पणा की आवाज से वो अपनी सोच से बाहर आया और बोला, मैं कुछ काम से निकला था। रास्ते में मंदिर दिखा तो रुक गया। वो क्या है ना, प्यास भी बहुत लग रही थी तो पानी पीने आया था। चेतन ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा और फिर सामने वाले हैंडपंप पर पानी पीकर वहां से निकल गया। उसने जाते जाते एक बार फिर अर्पणा की ओर देखा। बाहर आते ही चेतन के दिमाग में पहला सवाल यही आया कि अर्पणा वहां पूजा करने आई थी तो उसके पास पूजा का कोई सामान क्यों नहीं था? और अगर वो सच कह रही थी तो इतना घबरा क्यों रही थी? फूलपुर गांव पहुंचते पहुंचते चेतन को लगभग शाम हो गई। वो घर पहुंचा और तेजी से घर में घुसकर वीर सिंह को आवाज लगाने लगा, वीर सिंह, वीर सिंह, कहां हो तुम? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन ना ही वीर सिंह की कोई आवाज आई और ना ही माही दिखाई दी। तो वो सीधा माही के कमरे की ओर बढ़ गया। वो कमरे तक आया ही था कि एकदम से माही उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोकते हुए बोली, कहां घुसे जा रहे हो ऐसे और इतनी जल्दी में क्यों हो? चेतन ने माही को घूरा और बोला, तुम मेरा ऐसे रास्ता रोककर क्यों खड़ी हो? माही ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, मैंने कहा रास्ता रोका है? और ये छोड़ो, वीर भैया अभी घर पर नहीं है, वो शहर गए हैं। रुई मंडी में रुई खत्म हो गई थी ना, तो वही लाने गए हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। तुम कहां से आ रहे हो? चेतन ने परेशानी से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? माही ने चेतन को पकड़ उसे सीढ़ियों की ओर घुमाते हुए कहा, तुम्हें खीर खानी है तो जाकर पहले चेंज कर लो। मैंने खीर बनाई है, वो लेकर आती हूँ, अब जाओ। चेतन को माही का ये रवैया थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन वो अपने कमरे की ओर चला गया। चेतन ने कमरे में आकर किसी को फोन लगाया। रिंग जा रही थी। दूसरी ओर से किसी ने फोन उठाया तो चेतन ने जल्दी से पूछा, कुछ पता चला? दूसरी ओर से आवाज आई, हाँ, कुछ हाथ लगा है, लेकिन इतनी जल्दी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, तो कुछ दिन का टाइम और दो, अब फिर बात करते हैं। आई होप तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चेतन ने ओके कहा और फिर फोन को कट कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, सच तक पहुंचना बहुत जरूरी है और अब मैं हर बात की तह तक पहुंच कर ही रहूंगा। वो बेड पर लेटे लेटे माही का वेट करने लगा और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जब आंख खुली तो चेतन हड़बड़ाता हुआ उठा और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बोला, ओह गॉड, इतनी देर तक सोया रह गया मैं। लेकिन माही कहाँ है? वो कब से मेरे लिए खीर ही लेकर आ रही है क्या? देखता हूं आखिर कहां बिजी है ये। चेतन कमरे से निकला और सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि तभी माही दौड़ते हुए आई और बोली, कहां जा रहे हो? मैं खीर लेकर आई हूं, पहले इसे खाओ। चेतन ने माही को ऐसे बेचैनी में देखा तो बोला, मैं कब से वेट कर रहा हूं, तुम आई ही नहीं। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी और तुम अब आ रही हो। माही ने कहा, हाँ, वो मैं आई तो थी, लेकिन तुम सो रहे थे तो फिर मैं वापस चली गई। चलो अब कमरे में चलो। चेतन ने कहा, लेकिन मुझे काम है, मैं वीर के बुक्स वाले रूम में जा रहा हूं, वहीं चलो, बात भी कर लेंगे और खीर भी खा लूंगा। कहता हुआ चेतन जैसे ही एक सीढ़ी से नीचे उतरा, माही ने उसका रास्ता रोकते हुए गुस्से से कहा, कहां जा रहे हो? मैंने कहा ना ऊपर चलो, बात क्यों नहीं सुनते?
चेतन ने कुछ भी नहीं कहा और कमरे में चला आया। माही ने उसे खीर खाने को दिया तो वो खीर के टेस्ट को फील करता हुआ खाने लगा, लेकिन माही का ध्यान कहीं और ही था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी और अपने दुपट्टे के कोने को उंगली में लपेट बेचैन हो रही थी। चेतन ने खीर की पूरी कटोरी चट कर दी और बोला, लाजवाब, क्या खीर बनाती हो यार, मजा आ गया। इतनी टेस्टी खीर तो मैंने कभी खाया ही नहीं था। उस दिन भी गाजर का हलवा इतना टेस्टी बना था और आज ये खीर। शादी के बाद ना मेरे लिए रोज ही खीर बनाना तुम। चेतन माही से कहे जा रहा था, लेकिन माही का ध्यान कहीं और ही था। वो चेतन की बात को सुन भी नहीं रही थी। चेतन ने उसे ऐसे अपने में गुम देखा तो उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं कब से तुम्हारी तारीफ किए जा रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं कहाँ खोई हुई हो। माही ने जल्दी से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं खोई हूँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा। थैंक यू सो मच। चेतन को लगा कि शायद माही की तबीयत ठीक नहीं है। वो उठा और बोला, मुझे चित्रलेखा किताब में कुछ देखना है माही, चलो मेरे साथ नीचे। चेतन उठकर जाने ही वाला था कि माही ने फौरन ही उसका रास्ता रोक लिया और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे वापस से बेड पर बैठा लिया और बोली, कहाँ जा रहे हो? जब देखो उस खूनी वधू की बात करते रहते हो। अपने भूतकाल में उससे मिलकर आ तो चुके हो, अब भी मन नहीं भरा है क्या? कहीं नहीं जाना है तुम्हें, मेरे पास बैठो और मुझसे बातें करो। इतना कहकर माही चेतन के सीने से जा लगी तो चेतन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए माही को गले से लगा लिया और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस कर लिया। लेकिन चेतन के सीने से लगी माही का ध्यान अब भी दरवाजे की ओर ही था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। चेतन ने उसे खुद से अलग किया और बोला, मैं तुम्हारे साथ ही हूं और तुमसे बहुत सी बातें भी करनी है, लेकिन यहां नहीं, नीचे चलो। मैं चित्रलेखा वाली बुक में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, तो वहीं चलो, बैठकर बातें भी कर लेंगे। चेतन ने माही का हाथ पकड़ उसे जैसे ही उठाना चाहा, माही ने एक झटके में उसके हाथ को खींचा तो चेतन का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा माही के ऊपर जा गिरा। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए और फिर माही ने धीरे से चेतन के होंठों पर किस कर लिया तो चेतन ने भी माही को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, क्या बात है, आज किसी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है? कोई बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा है? माही ने चेतन के माथे पर आए उसके छोटे छोटे बालों को हटाते हुए कहा, प्यार है तो प्यार आ रहा है, और रोमांटिक अगर तुम नहीं हो सकते तो क्या मैं भी ना हूं? इतने दिनों बाद हम मिले हैं और तुम्हें बस मुझसे दूर जाने की जल्दी मची है। चेतन ने माही के होंठों को चूमा और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, कौन कमबख्त दूर जाना चाह रहा है तुमसे? मैं तो अब भी शादी कर लूं और ले जाऊं तुम्हें अपने साथ यहां से हमेशा के लिए। आई लव यू सो मच। माही ने हंसते हुए कहा, आई लव यू टू। और फिर उसने उसे किस कर लिया और चेतन भी उसके नर्म होठों के एहसास में खोता चला गया। चेतन ने माही को अपनी बाहों में लिया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसके गालों को चूमने लगा। धीरे धीरे चेतन के होंठ माही की गर्दन से नीचे जा रहे थे तो माही भी उसके प्यार भरे छुअन में खोती जा रही थी। माही ने चेतन के शर्ट के भीतर अपने मुलायम और ठंडे हाथों को डाला तो चेतन सिहर उठा और माही के होंठों पर किस करने लगा। दोनों एक दूसरे में उलझते चले गए और चेतन ने पास ही रखी चादर को खींचकर अपने और माही के ऊपर डाल लिया। जहां एक तरफ माही और चेतन अपने प्यार के लम्हों में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर वीर सिंह के किताबों वाले कमरे में कोई शख्स मौजूद था जो वहां रखी किताबों में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन शायद उसे वो किताब कहीं नहीं मिल रही थी। उसने झल्लाते हुए कहा, आखिर कहां गई ये चित्रलेखा किताब? कौन है जो तलाश कर रहा है चित्रलेखा किताब को? क्या छिपा रही है माही चेतन से? क्या चेतन समझ पाएगा रात की रानी के फूलों का राज? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।